पिछले वीडियो में हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया गया था कि वेगनर महोदय जो एक जलवायु शास्त्री थे, उन्होंने प्राचीन समय में जलवायु में हुए परिवर्तन के कारणों के कुछ दौरान उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बहुत सी त्रुटियां रह गई या वे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को ठीक से प्रस्तुत नहीं करने पाए। तो इन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत जो भी त्रुटियां रह गई, उनका सही व्याख्या जो है वह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत करता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके आधार पर महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति के साथ साथ पर्वतों के निर्माण, कटकों के निर्माण, द्वीपों के निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी और भूकंप की संबंधी घटनाओं को सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर सिर्फ महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति ही नहीं बल्कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुआ, भूकंप कैसे होते, ज्वालामुखी कैसे होते, महासागरीय भाग में कटकों का निर्माण कैसे होता है, इन सब की जानकारी देता है। तो आइए सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूमपट्टी है, या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि धरातल से 200 किलोमीटर गहराई तक वाला भाग जो है वह लिथोस्फीयर है। धरातल से 200 किलोमीटर गहराई वाला भाग जो है वह चट्टानी दृढ़ भूखंड है और यह दृढ़ भूखंड जो है वह क्रमबद्ध पट्टी के रूप में न होकर के बल्कि कई खंडों में विभाजित प्लेट कहा जाता है। लिथोस्फीयर के नीचे अर्थात 200 से 360 किलोमीटर की गहराई तक स्टेनोस्फीयर है। स्टेनोस्फीयर जो है वह अर्धठोस अवस्था में, यह न तो ठोस अवस्था में और न ही द्रव अवस्था में, यह अर्धठोस अवस्था। स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल का जो घनत्व है वह लिथोस्फीयर से ज्यादा है। इसके फलस्वरूप लिथोस्फीयर या प्लेटें जो है वह दुर्बलता मंडल पर या स्टेनोस्फीयर पर तैर रही है। प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे के नजदीक आ रही है या रगड़ घस करते हुए चलती है। चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, उसी प्रकार से कहीं अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो वे प्लेटें कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराएगी। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो इस क्रिया को अपसरण कहते हैं, और जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है या टकराती है तो इस प्रकार की क्रिया को हम अपसरण की क्रिया कहते हैं। और जब दो प्लेटें ना एक दूसरे से दूर जाती है, जब दो प्लेटें ना एक दूसरे से दूर जाती है ना पास आती है बल्कि रगड़ करते हुए चलती है तो इसे संरक्षी प्लेट कहा जाता है। तो यह सभी प्लेटें जो है वह धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग में, सारा खेल जो है वह 200 किलोमीटर वाले भाग पर हो रहा है और इन्हीं प्लेटों पर महाद्वीप और महासागर है। क्योंकि इन्हीं प्लेटों पर महाद्वीप और महासागर है तो प्लेट गतिशील है, इसीलिए महाद्वीप और महासागर भी गतिशील है। वेगनर महोदय का कहना था कि सिर्फ महाद्वीपीय भाग स्थिर है, परंतु प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्लेटें गतिशील है, प्लेटें गतिशील है और प्लेट के ऊपर महाद्वीप और महासागर दोनों है, इसलिए महाद्वीप और महासागर दोनों प्लेट के साथ साथ गतिशील है। धरातल से 200 किलोमीटर वाले भाग जो है लिथोस्फीयर कहलाते हैं। यह लिथोस्फीयर क्रमबद्ध पट्टी के रूप में न होकर के 6 प्लेटें रहेंगे। अफ्रीका जिस प्लेट पर है उसे अफ्रीकन प्लेट कहेंगे और हमारा देश भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जिस प्लेट पर है इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहेंगे। यूरोप तथा एशिया जिस प्लेट पर है इसे यूरेशियन प्लेट कहेंगे और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जिस प्लेट पर है उसे अमेरिकन प्लेट कहेंगे। और यह नीचे वाला भाग अंटार्कटिका महाद्वीप जिस प्लेट पर है उसे अंटार्कटिका प्लेट कहेंगे। प्रशांत महासागर जिस प्लेट पर है उसे हम पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं। एक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है या एक दूसरे के काफी नजदीक आ रही है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे दो प्लेटें दूर जा रही है, जैसे यहाँ पर अफ्रीकन प्लेटें और यहाँ साउथ अमेरिका यानी अमेरिकन प्लेटें, अफ्रीकन प्लेटें और अमेरिकन प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो लिथोस्फीयर के नीचे दुर्बलता मंडल से मैग्मा बाहर निकलता है और इस वाले क्षेत्र में आकर जम जाता है, जिसके फलस्वरूप कटकों का निर्माण होता है। जैसे अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक
उसी प्रकार से हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटकों का निर्माण हुआ है। यूरेशियन प्लेटें हैं और यह है पैसिफिक प्लेटें। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है तो जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, पहले वह प्लेट हल्के या कम घनत्व वाले प्लेट को पीछे धकेलती है और पीछे धकेलते हुए वह उस प्लेट के नीचे क्षैतिज हो जाती है या उसके नीचे चली जाती है और बेटी और जोन में जाकर के पिघलती है। क्योंकि इस प्लेट के फलस्वरूप यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो प्लेटों का विनाश होता है, इसीलिए इसे विनाशात्मक प्लेट कहा जाता है। और क्योंकि इसमें नए प्लेट का निर्माण हो रहा है, अर्थात जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो ध्रुवता मंडल से मैग्मा बाहर निकलता है और नए क्रस्ट का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकार के किनारा को रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। प्लेट जो है वह स्थलीय दृढ़ भूखंड है और विवर्तनिकी कहने का मतलब है प्लेट के किनारों का अध्ययन, अर्थात द्वीपों का निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप तथा कटकों के निर्माण, यह सभी घटनाएं जो है वह प्लेट के किनारों के सहारे संपन्न होती है। इसीलिए अध्ययन की दृष्टि से प्लेट का किनारा ही महत्वपूर्ण है, अर्थात विवर्तनिकी कहने का मतलब है प्लेट के किनारों का अध्ययन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें प्लेट के किनारों के आधार पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण, द्वीपों का निर्माण, भूकंप की उत्पत्ति, कटकों का निर्माण या विभिन्न प्रकार के पर्वतों के निर्माण के बारे में सही व्याख्या करने में सक्षम। पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत एक अजीबोगरीब घटना देखा जा रहा है कि पूर्वी अफ्रीका जो है वो अफ्रीका से टूट रहा है और यहाँ पर एक अलग प्रकार का निर्माण हो रहा है, यह अलग प्रकार का निर्माण हो रहा है। ऐसा देखा गया कि जो यहाँ पर लिथोस्फीयर की मोटाई है दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। जैसे कोई भी पदार्थ को जो हम खींचते हैं तो धीरे धीरे उसकी मोटाई कम जाती है। एक समय ऐसा आएगा कि पूर्वी अफ्रीका से टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर मेडागास्कर, प्रागैतिहासिक भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अफ्रीका से जुड़े हुए थे। तो इसी प्रकार से एक दूसरे से अपसरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक दूसरे से टूटे और अफ्रीका भी इस प्रकार से टूट जाएगा। कार्लसबर्ग पटक हिंद महासागर में जो कार्लसबर्ग पटक है वह धीरे धीरे जो है वह लाल सागर की ओर बढ़ रहा है। लाल सागर की ओर बढ़ने के फलस्वरूप यहाँ पर जो भारत की खाड़ी है वह धीरे धीरे या हो सकता है जो पश्चिमी एशिया है वह धीरे धीरे सिकुड़ता रहता है, धीरे धीरे सिकुड़ेगा। जैसे जैसे कटक का निर्माण होगा, कटकों के माध्यम से समुद्र तल का प्रसार हो रहा है। जैसे होता क्या है कि मान लिया जाए पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा आने के फलस्वरूप वहां नए क्रस्ट का निर्माण हो गया, दोनों प्लेटें और विपरीत दिशा में खिसकेगी। तो इस प्रकार से कटकों के सारे समुद्र तल का प्रसार हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हमको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हमें किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करना है उसको एक बार हम सिनॉप्सिस या रूपरेखा के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रस्तावना जानेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास अर्थात इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। प्लेट का जो किनारा है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वह प्लेट के किनारों का अध्ययन कराता है और उसी प्लेट के किनारों के आधार पर ज्वालामुखी पर्वत, द्वीपों का निर्माण, कटकों का निर्माण, भूकंप, इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। तो इसलिए हम प्लेट के किनारा के बारे में जानेंगे। प्लेट के किनारा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा। और लास्ट में या अंत में हम यह पढ़ेंगे कि प्लेटों की गतिशीलता का कारण क्या है, अर्थात प्लेटें जो है वह गतिशील क्यों है, क्या कारण है कि प्लेटें गतिशील। प्रस्ताव देते हैं। भूगोल के अंतर्गत हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था कि वेगनर महोदय एक जलवायु शास्त्री थे जो पृथ्वी पर हो रहे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। अर्थात पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। वेगनर महोदय एक जलवायु शास्त्री थे जो पृथ्वी पर हो रहे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। जलवायु परिवर्तन के कारणों के खोजने के क्रम में उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किया, लेकिन उनके सिद्धांत में कई त्रुटियां रह गई जिनकी व्याख्या ठीक से भी नहीं कर पा रहे थे। वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में रह गए त्रुटियों की सही व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने पूरा किया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है
तो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के साथ साथ प्लेट के किनारों पर ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, भूकंप, महासागरीय कटर का निर्माण, द्वीपों का निर्माण इत्यादि का सभी व्याख्या करने में सक्षम है। विनर के द्वारा जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया, उसमें जो त्रुटियां रह गई, उन सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास अर्थात ये सिद्धांत का विकास कैसे हुआ? सन 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम कनाडा के भूगोल शास्त्री जिनका नाम था टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया। अर्थात प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले भूगोलवेत्ता कनाडा के भूगोल शास्त्री टूजो विल्सन थे। वर्ष 1967 ईस्वी में मैकेंजी और पार्कर ने पूर्व में दिए गए विचारों और सिद्धांतों के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय में जितने भी दिए गए सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों का समावेश है। इनके विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व सिद्धांत, सागर नितल प्रसार का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों को आपस में समाहित करके तब जाके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, भूसतह से 200 किलोमीटर तक की गहराई का भाग दृढ़ भूखंड है। अर्थात पृथ्वी के भूसतह से या ऊपरी परत से, भूसतह से या धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग दृढ़ भूखंड है, जो कठोर चट्टानों से निर्मित है, जिसे स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है। चूंकि हमारी पृथ्वी जो है वह गोल है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक इसी प्रकार दृढ़ भूखंड भी गोल है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, इसीलिए भूतल से 200 किलोमीटर वाला भाग जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है वो भी गोल है। कहता है पृथ्वी की दृढ़ भूखंड क्रमबद्ध पट्टी के रूप में नहीं है, बल्कि 6 बड़ी प्लेटों में विभाजित है और एक प्लेट स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। कहता है कि पृथ्वी के ये जो दृढ़ भूखंड है अर्थात लिथोस्फीयर जो है वह क्रमबद्ध पट्टी के रूप में नहीं, क्रमबद्ध पट्टी के रूप में नहीं है, बल्कि 6 बड़ी प्लेटों में विभाजित है और एक प्लेट स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। कुछ प्लेटें टकरा रही है, कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है और कुछ प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खा रही है। ये सारा प्लेट जो है वह 200 किलोमीटर की गहराई तक चल रहा है। अर्थात कहता है कि स्थल मंडल लिथोस्फीयर जो है वह क्रमबद्ध पट्टी के रूप में ना होकर 6 बड़ी प्लेटों में विभाजित है और एक प्लेट जो है वह ध्रुवता मंडल पर या समय स्तर पर गतिशील है। एक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे के नजदीक आ रही है या टकरा रही है या एक दूसरे से रगड़ खा रही है। ये सारा प्लेट जो है वह धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई से नीचे चल रहा है। क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए प्लेट यदि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वे कहीं ना कहीं टकराते हैं। प्लेटों के निकट आने की क्रिया को अभिसरण तथा प्लेटों की दूर जाने की प्रक्रिया को अपसरण कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, इसलिए प्लेट अगर कहीं प्लेटें दूर जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं में जाकर के टकराएंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो अगर कहीं प्लेटें दूर जा रही है तो वही प्लेटें कहीं ना कहीं एक दूसरे जाकर के टकरा रही है। तो प्लेटों के जो निकट आने की प्रक्रिया, जब प्लेटें निकट आती है तो इस प्रक्रिया को अभिसरण कहते हैं, और जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो इस प्रक्रिया को अपसरण कहते हैं। इस प्रकार प्लेटों में अभिसरण अर्थात एक दूसरे के नजदीक आने की प्रक्रिया तथा अपसरण अर्थात एक दूसरे से दूर जाने की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती रहती है। हमारा देश भारत जिस प्लेट पर स्थित है उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। एशिया तथा यूरोप यूरेशियन प्लेट पर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अमेरिकन प्लेट पर तथा प्रशांत महासागर प्लेट पर तथा अफ्रीका अफ्रीकन प्लेट पर स्थित है। इस प्रकार जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा अंटार्कटिका प्लेट कुल 6 बड़ी प्लेट हैं तथा कई छोटी छोटी प्लेटें हैं। अर्थात इन सब के अलावा भी कई छोटे छोटे प्लेटें हैं और इन प्लेट के किनारों का अध्ययन ही प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। अर्थात विवर्तनिकी प्लेट के किनारों का अध्ययन है। क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वह सभी प्रकार की घटनाओं की जानकारी विवर्तनिकी अर्थात प्लेट के किनारों के सहारे प्रस्तुत करता है। इसीलिए प्लेट के किनारों का अध्ययन ही अति महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लेट के किनारों का अध्ययन प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है।
समस्त महाद्वीप और महासागरीय भाग प्लेट पर स्थित है। जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी महासागर हैं, वे सभी भाग प्लेट पर स्थित है, जिनकी मोटाई 200 किलोमीटर है तथा इन प्लेटों के नीचे दुर्बलता मंडल है, जिसे स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। जहां प्लेटें दृढ़ भूखंड है अर्थात ठोस चट्टानों से निर्मित है, वहीं दुर्बलता मंडल जो है वह ठोस न होकर के अर्ध ठोस अवस्था में है। अर्थात जहां पर जो लिथोस्फीयर या प्लेटें जो है वह ठोस अवस्था में है, चट्टाने हैं या चट्टानों से निर्मित है, वही दुर्बलता मंडल जो है वह ठोस न होकर के अर्ध ठोस अवस्था में है। हालांकि दुर्बलता मंडल अर्ध ठोस है, परंतु इनका घनत्व और द्रव्यमान लिथोस्फीयर से ज्यादा है, जिसके कारण प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैरती अवस्था में है। क्योंकि प्लेटें का घनत्व कम है, दुर्बलता मंडल का घनत्व ज्यादा है, जिसके फलस्वरूप प्लेटें जो है वह दुर्बलता मंडल पर तैरती अवस्था में। साइंस में पढ़ा था जिसका घनत्व कम होता है वह अधिक घनत्व वाले पदार्थ पर तैरती अवस्था में होता है या तैरते रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिथोस्फीयर या प्लेटें जो है उनका घनत्व कम होता है, जबकि दुर्बलता मंडल का घनत्व और द्रव्यमान ज्यादा है, जिसके फलस्वरूप लिथोस्फीयर जो है दुर्बलता मंडल पर तैरती अवस्था में। क्योंकि दुर्बलता मंडल पर स्थित प्लेटें गतिशील है, इसीलिए इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भाग भी गतिशील है। अर्थात क्योंकि प्लेट पर ही महाद्वीप और महासागर है और प्लेट गतिशील है, इसीलिए महाद्वीप और महासागर भी गतिशील है। यही कारण है कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहा है या एक दूसरे से नजदीक आ रहा है। यही कारण है कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो दुर्बलता मंडल से मैग्मा बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है, यह दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो यहाँ दुर्बलता मंडल से मैग्मा बाहर निकलता है। तो महासागरीय भाग में ऊंचे पर्वत का निर्माण करता है, जिसे कटक कहा जाता है, अर्थात बाहर निकलता है, और महासागरीय भाग में ऊंचे पर्वत का निर्माण करता है, जिसे कटक कहा जाता है। अर्थात जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो दुर्बलता मंडल से निकलने वाली जो मैग्मा है यहाँ पर ऊंचे पर्वत जैसा आकृति का निर्माण करते हैं, जिसे कटक कहा जाता है। जिस प्रकार से धरातल समतल लाभ के ऊबड़ खाबड़ है, पर्वत पठार बना है, उसी प्रकार से समुद्र का या महासागर का जो आधार तल है वह समतल न होकर के ऊबड़ खाबड़ है। अर्थात महासागरीय भाग में ऊंचे पर्वतों का निर्माण करता है, जिसे कटक कहा जाता है। जैसे अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक और हिंद महासागर में कालसवर्ग कटक। भू सतह से 200 किलोमीटर वाला भाग लिथोस्फीयर है। यह एक समान व्यवहार करता है, अर्थात लगभग भू सतह से, मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी या भू सतह से 200 किलोमीटर वाला जो भाग है वह लिथोस्फीयर है, वह एक समान जैसा व्यवहार करता है। एक समान व्यवहार करने का मतलब है यह ठोस अवस्था में, जिसके अंतर्गत भूपरपट्टी और ऊपरी मंडल अर्थात भूपरपट्टी प्लस ऊपरी मंडल यह दोनों मिल करके और प्लेट का निर्माण करते हैं। भूसतह से 200 किलोमीटर वाला भाग लिथोस्फीयर है, जो एक समान व्यवहार करता है, जिसके अंतर्गत क्रस्ट या भूपरपट्टी तथा ऊपरी मंडल होता है। लिथोस्फीयर की मोटाई महाद्वीपों पर ज्यादा है तथा महासागरों पर कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों पर ज्यादा है और महासागर पर कम है, इसीलिए लिथोस्फीयर की मोटाई महाद्वीपों पर ज्यादा होगा और महासागर पर कम होगा। 200 किलोमीटर से 360 किलोमीटर वाला भाग अलग ठोस अवस्था में है, जिसे दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। अर्थात धरातल से 200 किलोमीटर वाला भाग तो लिथोस्फीयर है और 200 किलोमीटर से 360 किलोमीटर वाला जो भाग है, 200 से 360 किलोमीटर वाला जो भाग है वह दुर्बलता मंडल है, जो अर्ध ठोस अवस्था में है। स्टेनोस्फीयर का घनत्व स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल का घनत्व और द्रव्यमान प्लेटों से ज्यादा है, जिसके कारण लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर पर तैरती अवस्था में। क्योंकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो है वह ज्वालामुखी, पर्वत का निर्माण, भूकंप, महासागरीय कटक का निर्माण तथा द्वीपों का निर्माण प्लेट के किनारे से ही व्याख्या करता है। इसलिए अध्ययन के दृष्टि से प्लेट के किनारा ही अति महत्वपूर्ण है। अर्थात दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है, दो प्लेटें रगड़ खाते हुए चल रही है, तो जितने भी भूकंप, ज्वालामुखी, जितने भी घटनाएं हैं सब प्लेट के किनारों पर ही हो रही है। प्लेट के बीच वाले भाग में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लेट के किनारे का अध्ययन ही अति महत्वपूर्ण है। प्लेट के जो किनारे होते हैं,
किनारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा। पहला है रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा के अंतर्गत दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर जा रही है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो दुर्बलता मंडल से, ये दुर्बलता मंडल है अर्थात 200 किलोमीटर वाला भाग लिथोस्फीयर हो गया, और 200 से 360 किलोमीटर वाला जो भाग है यह दुर्बलता मंडल है, यह अधोकोश अवस्था में। तो इस वजह से यह दुर्बलता मंडल से मैग्मा बाहर निकलते हैं और इस वाले भाग में आकर के जम जाते हैं, जिससे नए क्रस्ट का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे रचनात्मक प्लेट कहते हैं, अर्थात इससे नई चीजों का निर्माण हो रहा है। रचना और नई चीजों का निर्माण, नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, इसलिए रचनात्मक प्लेट कहते हैं। ये रचनात्मक प्लेटें हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो होता क्या है कि जब मैग्मा बाहर निकलता है तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे कटम कहा जाता है। प्लेट किनारा जो है मुख्य रूप से महासागरीय भाग में देखे जाते हैं, अर्थात महासागरीय भाग में दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से दूर जाने के फलस्वरूप होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर से यानी ध्रुवता मंडल से मैग्मा बाहर निकलते हैं, जिसमें आकर के नए क्रस्ट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रचनात्मक प्लेट किनारा के आधार पर नए प्लेटों का निर्माण होता है। यह जो है वह महासागरीय कटकों के सहारे संपन्न होती है। रचनात्मक प्लेट किनारा में दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। जैसा कि जानते हैं कि रचनात्मक प्लेटें में दो प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जाती है, इसे अपसरण की क्रिया करते हैं। जबकि विनाशी प्लेट किनारा में दो प्लेटें आमने सामने टकराती है, जिसे अभिसरण की क्रिया करते हैं। तथा संरक्षित प्लेट किनारा में नहीं दो प्लेटें टकराते हैं और नहीं एक दूसरे से दूर जाते हैं, बल्कि अगल बगल में सरकते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, विनाशी प्लेट किनारा में प्लेटें एक दूसरे से नजदीक आती है और टकराती है, जबकि संरक्षित प्लेट किनारा में दोनों प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाते हुए चलती है। इसलिए दुनिया का सबसे तीव्रतम भूकंप इन्हीं प्लेट के किनारे देखा जाता है, जैसे सैन एंड्रियास भूकंप और सैन एंड्रियास फॉल्ट। इस वाले क्षेत्र में ये दो प्लेटें, एक प्लेटें और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाते हुए चलती है, जिसके फलस्वरूप इस वाले क्षेत्र में सबसे तीव्रतम भूकंप आता है। अर्थात संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे विश्व का तीव्रतम भूकंप देखने को मिलता है। अधिकतर जो हॉलीवुड मूवी होता है इस वाले क्षेत्र में शूटिंग किए जाते हैं, या देखे जाते हैं कि जैसे ही हीरो आगे बढ़ता है पीछे वाला भाग धसक करके नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार का संरक्षित प्लेट किनारा के अंतर्गत होता है। ऋणात्मक प्लेट किनारा में जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है तो बीच में रिक्त स्थान का निर्माण होता है, जो दुर्बलता मंडल से आने वाली मैग्मा से भर जाता है, जिसे नए क्रस्ट का निर्माण होता है। अर्थात जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो इस स्थिति में बीच में रिक्त स्थान का निर्माण हो जाता है और दुर्बलता मंडल से आने वाली मैग्मा इस स्थान को भर देती है, जिसके फलस्वरूप नए क्रस्ट का निर्माण होकर रहता है या नए क्रस्ट का निर्माण होता है। पुनः जब लावा का उगार होता है तो नवनिर्मित क्रस्ट को तोड़ता है और पुनः लावा भर देता है, जिसके कारण समुद्र तल का प्रसार हो रहा है, जैसे अटलांटिक महासागर का। कहता है कि पुनः फिर ज्वालामुखी का उगार होता है, फलस्वरूप इसको तोड़ता है और पुनः यहाँ पर मैग्मा रिक्त स्थानों को मैग्मा भरता है, जिसके फलस्वरूप ये प्लेटें इधर और ये प्लेटें और इधर से लगती है और यह महासागरीय भाग है और महासागरीय भाग का प्रसार हो रहा है, अर्थात फैल रही समुद्र तल का प्रसार हो रहा है, जैसे अटलांटिक महासागर का। यह अटलांटिक महासागर में देखा जा सकता है। प्लेटों की अपसरण की क्रिया मध्य महासागरीय कटकों के सहारे संपन्न होती है। वास्तव में कटक का निर्माण लावा के जमाव से हुआ है। जब लावा का जमाव होते हुए सागर तली के ऊपर हो जाता है तो ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। जैसा कि कटक का निर्माण जो है वह दुर्बलता मंडल से आने वाली जो मैग्मा है उसी मैग्मा के जमाव से हुआ है, और इस प्रकार से जब वह जमाव होते हुए सागर तली से ऊपर आ जाता है तो द्वीपों का निर्माण होता है। अर्थात रचनात्मक प्लेट किनारा जो है वह पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 3 जगहों पर देखा जाता है: अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका। अर्थात रचनात्मक प्लेट किनारे सहारे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। यह अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में। रचनात्मक प्लेट किनारा पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 जगहों पर देखे जा सकते हैं: अटलांटिक महासागर में रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में तथा पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका में भी ये दो प्लेटें टूट करके एक दूसरे से दूर जा रही है।
विनाशिक प्लेट किनारा में जब दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती है तो मजबूत प्लेटें कमजोर प्लेटें के नीचे क्षैतिज हो जाती है, क्योंकि इस प्लेट किनारा में प्लेटों का विनाश होता है, अर्थात प्लेटें दुर्बलता मंडल में जाकर पिघलती है। इसीलिए इसे विनाशिक प्लेट किनारा कहते हैं। जैसे जब दो प्लेटें, जैसे जब दो प्लेटें एक दूसरे के काफी नजदीक आती है या टकराती है तो जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो प्लेटें जो है वह इस प्लेटों को पीछे ढकेलते हुए और उसके नीचे क्षैतिज जाती है और दुर्बलता मंडल में जाकर के पिघलने लगती है। क्योंकि इस प्लेट किनारे के सहारे प्लेटों का विनाश हो रहा है, इसीलिए इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। इस प्रकार क्रस्ट का निर्माण एवं क्रस्ट का विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आते हैं, एक दूसरे अभिसरित होते हैं, तो जिनका घनत्व ज्यादा होता है वो टकराते हुए और दुर्बलता मंडल में जाकर पिघलते हैं। यहाँ पर प्लेटों का विनाश हो रहा है। जबकि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाते हैं, यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो दुर्बलता मंडल से अर्थात स्पिनर स्तर से मैग्मा बाहर निकलते हैं और इस वाले क्षेत्र में रिक्त स्थानों को भर करके नए क्रस्ट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि क्रस्ट का निर्माण अर्थात धूमर पट्टी का निर्माण या प्लेटों का निर्माण तथा प्लेटों का विनाश दोनों साथ हो सकते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा महासागरों में पाया जाता है, इसलिए क्रस्ट का निर्माण महासागरों में होता है तथा विनाशिक प्लेट किनारा महाद्वीपों में पाया जाता है। इसके कारण महाद्वीपों पर क्रस्ट का विनाश होता है। मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि रचनात्मक प्लेट किनारे अर्थात दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, यह प्लेट किनारा जो है वह महासागरीय भाग में देखे जाते हैं, जबकि विनाशिक प्लेट किनारा अर्थात जब दो प्लेट एक दूसरे से नजदीक आती है, टकराती है, यह महाद्वीपों पर देखने को मिलता है। इसलिए महाद्वीपीय प्लेट पर क्रस्ट का विनाश होता है। विनाशिक प्लेट किनारा, तो विनाशिक प्लेट किनारा के आधार पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है। टकराने के फलस्वरूप सबसे पहले जब टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप अगर इस वाले क्षेत्र में अगर मलबा है तो मलबा ऊपर उठ जाएगा, मलबा ऊपर उठ करके बड़ी पर्वत का निर्माण करेगा। ये प्लेटें इसको ऊपर उठा करके या पीछे ढकलते हुए उसके नीचे छिपे जाएंगे, तो यहाँ पर गर्त का निर्माण होगा, जैसे मूलियाना अर्थात गर्त का निर्माण होगा। ये प्लेटें डेली ऑफ जोन में अर्थात दुर्बलता मंडल में जाकर पिघलेंगी। अगर चूंकि इस वाले क्षेत्र में अगर महासागर जब वो गर्म करेगी और तोड़ते हुए पुनः इस वाले क्षेत्र में बाहर निकलेंगे और वहां पर ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा। अर्थात जब प्लेटें दुर्बलता मंडल में जाती है, दुर्बलता मंडल में पिघलती है, तो दुर्बलता मंडल में पिघलने के फलस्वरूप अगर अगल बगल वाले क्षेत्र में जल है तो उसे वाष्प बना करके पुनः स्थल मंडल को तोड़ते हुए और उस वलित पर्वत पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करते हैं। विनाशिक प्लेट किनारे में दो प्लेटें आमने सामने टकराते हैं या अभिसरित होती है, जहां रचनात्मक प्लेट के किनारे के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है, वहीं प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। कहता है कि विनाशिक प्लेट के किनारे दो प्लेटें आमने सामने टकराते हैं या अभिसरित होती है, जहां रचनात्मक प्लेट के किनारे के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है, वहीं विनाशिक प्लेट के किनारे के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। जब दो प्लेटें आमने सामने टकराती है तो अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट को पीछे ढकता है और मेंटल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेटें यहाँ और एक प्लेटें यहाँ, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रही है। जब दो प्लेटें टकराती है तो सबसे पहले एक प्लेटें अगर नीचे जा रही है, नीचे जाने पर इस प्लेटों को पीछे ढकते हैं, पीछे ढकल देंगे मेंटल में प्रवेश कर जाती है। सामान्यतः प्लेटें महासागरीय हो सकता है या महाद्वीपीय हो सकता है। महासागरीय प्लेट का घनत्व अपेक्षाकृत महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज्यादा होता है, अर्थात महासागरीय प्लेट का जो घनत्व है वह महाद्वीपीय प्लेट के घनत्व से ज्यादा होता है। प्लेटों का अभिसरण की तीन स्थितियां होती है, अर्थात प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो प्लेटों के अभिसरण की तीन स्थितियां होती है। पहला, दोनों प्लेटें महासागरीय हो सकता है, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट हो सकता है। तीसरा, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट हो सकता है। या तो अभिसरण की क्रिया दो महाद्वीपीय प्लेट के किनारों के सहारे संपन्न होती है, या अभिसरण की क्रिया एक महाद्वीप और एक महासागरीय प्लेट के किनारे संपन्न होती है, या अभिसरण की क्रिया दोनों महाद्वीपीय प्लेट के किनारे के सहारे संपन्न होती है।
पहला महासागरीय और महासागरीय प्लेट में महासागरीय प्लेट अभिसरण का सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, जहां पर पृथ्वी की दो बड़ी प्लेटें यूरेशियन प्लेटें, पैसिफियन प्लेटें अभिसरित होती है। यूरेशियन प्लेटें और पैसिफिक या प्रशांत महासागरीय प्लेटें, इन दोनों प्लेटों का अभिसरण महाद्वीपीय मग्न ढाल के सहारे संपन्न होती है। अर्थात इनका अभिसरण महाद्वीपीय प्लेट पर न होकर के बल्कि महाद्वीपीय मग्न ढाल के सहारे संपन्न होती है। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल के सहारे संपन्न होने के फलस्वरूप इस वाले क्षेत्र में शाखालीन, अल्यूशियन, फिलीपींस, जापान से पपुआ न्यू गिनी तक एक चापाकार आकृति में द्वीपों का निर्माण हुआ है। क्योंकि यह दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो पैसिफिक प्लेटें जो है वह यूरेशियन प्लेटें के नीचे छिपक जाती है। फलस्वरूप वह प्लेटें नीचे जाकर के और दुर्बलता मंडल में पिघलती है और पुनः अत्यधिक जल के कारण तोड़ते हुए बाहर निकलती है, ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के द्वीपों का निर्माण इन सभी क्षेत्रों में होता है। विश्व का सबसे अधिक भूकंप इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। भूकंप, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण, समुद्री घटनाएं सबसे अधिक इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। महासागरीय प्लेट अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी प्रशांत महासागर में यूरेशियन प्लेटें तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच देखा जा सकता है, जो महाद्वीपीय मग्न ढाल के सहारे संपन्न। प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेटें के टकराने से मग्न ढाल का मलबा ऊपर उठने से द्वीपों का निर्माण तथा हुआ, जो एशियन, शाखालीन, जापान, फिलीपींस के सहारे पपुआ न्यू गिनी तक एक चाप की आकृति में फैला हुआ। अभी हमने मानचित्र में देखा कि एशियन, शाखालीन, जापान और फिलीपींस के सहारे पपुआ न्यू गिनी तक चाप की आकृति में फैला हुआ है। प्रशांत महासागरीय प्लेटें यूरेशियन प्लेटें को पीछे ढकेलती है। सबसे पहले प्रशांत महासागरीय प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें के बीच टक्कर होता है तो प्रशांत महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है। ज्यादा होने के फलस्वरूप यूरेशियन प्लेटों को पीछे ढकेलती है और मेंटल में प्रवेश करती है, अर्थात दुर्बलता मंडल में प्रवेश करती है, जहां बेली जोन में पिघलती है और पुनः जलवाष्प के कारण क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं, जिसके कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों पर ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में द्वीप का निर्माण और ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप इत्यादि की घटनाएं देखने को मिलती है। पूरी पश्चिमी प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे अधिक भूकंप तथा ज्वालामुखी घटना होती है। पूरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे अधिक भूकंप तथा ज्वालामुखी घटना होती है, जिसके कारण इसे रिंग ऑफ फायर या अग्निमंडल कहा जाता है। क्योंकि भूपटल में दो सबसे बड़ी प्लेटों के बीच अभिसरण होता है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में एल्यूशियन द्वीप से पपुआ न्यू गिनी तक अनेक द्वीप समूहों का विकास हुआ है। इन द्वीप समूहों में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण तथा अनेक महासागरीय द्वीप का निर्माण हुआ है। जैसे जब दो प्लेटें, इधर से यूरेशियन प्लेटें और इधर से यूरेशियन प्लेटें और पैसिफिक प्लेटें टकराने के फलस्वरूप दोनों में टक्कर हुआ तो सबसे पहले एक गर्त का निर्माण हुआ। जैसे प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे बड़ा गर्त मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह पूर्वी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, जहां पर महासागरीय प्लेट के रूप में नाज़का प्लेट तथा महाद्वीपीय प्लेट के रूप में अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से अभिसरित होती है। नाज़का प्लेट जो है वह पैसिफिक प्लेट का एक भाग है। पैसिफिक प्लेट का या प्रशांत महासागरीय प्लेट का एक भाग है या उपभाग है। प्रशांत महासागरीय प्लेट में भी दरार पड़ गया, जिसके फलस्वरूप प्लेट के दो भाग बन गया। उसी प्लेट का एक छोटा सा भाग है नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट और यहाँ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से अभिसरित होती है। फलस्वरूप अभिसरण के फलस्वरूप नाज़का प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा होने के फलस्वरूप वह अमेरिकन प्लेटों को पीछे ढकेलती है। पीछे ढकेलने के फलस्वरूप इस वाले क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी पर्वत अर्थात एंडीज पर्वत, विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ।
चूंकि यह प्लेटें महासागरीय प्लेटें बेनी और जोन में जाकर पिघलती है, बेनी और जोन में आकर पिघलने के फलस्वरूप इस वाले क्षेत्र से जलवाष्प ग्रहण करके और पुनः क्रस्ट को तोड़ते हुए या लिथोस्फीयर को तोड़ते हुए, क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर निकलती है। इसीलिए इस वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत की पाए, जैसे फोटोपेक्सी इत्यादि ज्वालामुखी पर्वत की पाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पैसिफिक प्लेटें या नाजका प्लेटें अमेरिकन प्लेटें में टकराने के फलस्वरूप पैसिफिक प्लेटें या नाजका प्लेटें जो है वह पहले इस भाग को पीछे धकेलती है। पीछे भाग को धकेलने के फलस्वरूप पता क्या है कि यह वाला भाग में वलन पड़ता है। वलन के फलस्वरूप विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत के निर्माण होता है। ये प्लेटें बेनी और जोन में जाकर पिघलती है, पिघलने के फलस्वरूप पुनः इस प्लेटों को तोड़ते हुए या क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर निकलती है और इस वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, जैसे फोटोपेक्सी। और इस वाले क्षेत्र में चूंकि यह प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो यहाँ पर गर्त का निर्माण होता है, जैसे पेरू ट्रेंच, अर्थात इस वाले क्षेत्र में पेरू के समीप पेरू ट्रेंच का निर्माण होता है। महाद्वीप और महासागरीय प्लेट अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पूर्वी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, जहां महाद्वीपीय प्लेट अमेरिकन प्लेट तथा महासागरीय प्लेट नाजका प्लेट के बीच अभिसरण हुआ है। नाजका प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट का एक भाग है। अभिसरण की इस क्रिया में अधिक घनत्व वाली नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है। इन दो प्लेटों के अभिसरण के फलस्वरूप संवेदनात्मक बल के कारण मलबा ऊपर उठ गया और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। अर्थात इस अभिसरण के फलस्वरूप हुआ क्या कि इस क्षेत्र का जो मलबा था, मगनकाल के अंतर्गत जो मलबा था, वो मलबा ऊपर उठ गया और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। क्योंकि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का अभिसरण तट के समीप होता है, जिसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी पर्वत तथा गर्त एक साथ मिलते हैं, जैसे पेरू ट्रंच और चिली ट्रंच, पेरू और चिली ट्रंच। महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण। महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पर इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराती है। यूरेशियन प्लेट जो है वो पूर्व की ओर जाती है, पूर्व की ओर जाती है, और यह प्लेट जो है वह उत्तर पूर्व की ओर खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथी सागर का मलबा जो था वह ऊपर उठ गया और हिमालय पर्वत मार गया। क्योंकि यह क्रिया 3 चरणों में होगा, इओसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। इओसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, इसीलिए हिमालय के अंतर्गत कुल मिलाकर 3 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती, हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। तो इंडियन प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें के टकराने से ये दोनों महाद्वीपीय प्लेटें और इंडियन प्लेटें, क्योंकि यह दोनों प्लेटें इंडियन प्लेटें, यूरेशियन प्लेटें, अर्थात दोनों महाद्वीपीय प्लेटें, इंडियन प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें एक दूसरे से टकराती है। टकराने के फलस्वरूप टेथी सागर का मलबा ऊपर उठ गया, ऊपर उठने के फलस्वरूप और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। और यह प्लेटें, इंडियन प्लेटें जो है वो यूरेशियन प्लेटों को ऊपर उठा करके और यूरेशियन प्लेटें के नीचे क्षेपित हो गया। इंडियन प्लेटें जो है यूरेशियन प्लेटों को ऊपर उठा रही है। सबसे पहले इंडियन प्लेटें यूरेशियन प्लेटें के बीच टकरा तो टेथी सागर का मलबा ऊपर उठ गया। क्योंकि यह टकराव 3 चरण में हुआ, इसलिए हिमालय 3 श्रृंखलाओं में बट हो गया, हिमालय, हिमाचल और शिवालिक, इओसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, 3 चरण में। और इंडियन प्लेटें जो है यूरेशियन प्लेटों को ऊपर उठा करके और नीचे क्षेपित हो गई, जिसके फलस्वरूप इस जगह क्षेत्र में प्लेटों का तह का निर्माण हो गया और ये प्लेटें यूरेशियन प्लेटों ऊपर उठ गई, जिसके कारण तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हुआ है। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का सबसे उपयुक्त उदाहरण या सबसे अच्छा उदाहरण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच देखने को मिलता है। यूरेशियन प्लेटें पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है और इंडियन प्लेटें उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उसके नीचे क्षेपित जाती है, जिसके कारण प्लेटों का एक तह बनता है। हमने देखा कि प्लेटों का एक तह का निर्माण होता है। इंडियन प्लेटें तथा यूरेशियन प्लेटें के अभिसरण के कारण टेथी सागर का मलबा जो है ऊपर उठ गया तथा हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुआ। क्योंकि हिमालय का निर्माण 3 चरणों में हुआ, इसलिए 3 श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इंडियन प्लेटें यूरेशियन प्लेटें के नीचे क्षेपित हो जाने से तह का निर्माण हुआ और यूरेशियन प्लेटें ऊपर उठ गया, जिसके कारण तिब्बत पठार का निर्माण हुआ। अगला है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट के किनारा के आधार पर संरक्षी प्लेट किनारा में प्लेटें न एक दूसरे से दूर जाती है न पास आती है, बल्कि एक दूसरे से रगड़ खाते हुए चलती है। तो संरक्षी प्लेट किनारा के आधार पर 2 प्लेटें एक दूसरे से रगड़ करती है या अगल बगल सड़कती है। संरक्षी प्लेट किनारे प्लेटें अगल बगल सड़कती है, इसमें न तो प्लेट
एक दूसरे के पास आती है और नहीं दूर जाती है। इससे रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। रूपांतरण भ्रंश अर्थात जब दो प्लेटें टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप हो सकता है कोई भाग नीचे खसक जाएगा, तो भ्रंश का निर्माण होता है। संरक्षित प्लेट का सबसे अच्छा उदाहरण कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। संरक्षित प्लेट किनारे विश्व का सबसे ताकतवर भूकंप आते हैं, जैसे सैन एंड्रियास और संरक्षित प्लेट का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। क्या कारण है कि प्लेटें गतिशील है? प्लेटों की गति का मुख्य कारण है संवहनीय तरंग अर्थात रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियोधर्मी तत्व। पृथ्वी के भूगर्भ में रेडियोधर्मी तत्वों के स्वतः विखंडन के फलस्वरूप संवहनीय तरंगें उत्पन्न होती है, से या भूपटपट्टी या प्लेट से टकरा करके गतिशील कर देती है। प्लेटों की गतिशीलता संवहन तरंग का सबसे अधिक योगदान है। रेडियोधर्मी तत्वों के कारण संवहनीय तरंगें प्लेटों के पास आकर विपरीत दिशा में गमन करने लगती है, जिसके कारण प्लेटें गतिशील हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट यहाँ से संवहनीय तरंगें उत्पन्न होती है, आकर के दो भाग में बढ़ती है और संवहनीय तरंगें इधर जाने लगेगी, फलस्वरूप ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर जाने लगेगी, अर्थात प्लेटें गतिशील रहती है। इस प्रकार से हम लोगों ने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है और इस वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर हम लोगों ने देखा भूकंप, कटक तथा द्वीपों का निर्माण किस प्रकार से होता है।